किसी नदी के किनारे एक बुजुर्ग आदमी पकौड़ा बेचा करता था। लोग उन्हें प्यार से नन्हे काका कहकर बुलाया करते थे। हर दिन का यही है, सुबह से शाम बीत जाती है पर सिर्फ 8-10 ग्राहक ही आते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। एक ग्राहक उसके पास आया। अरे नन्हे काका, जरा 100 ग्राम पकौड़े देना। 100 ग्राम से क्या होगा भाई साहब, कम से कम 1 किलो ले जाइए। अरे नहीं काका। काका ने उसे पकौड़े दिए। वो आदमी काका को पैसे देकर चला गया। धीरे धीरे रात हो गई। वहाँ लाइट थी। सामान लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए जो उसी जंगल में बनी हुई थी। बची हुई पकौड़ी खाकर काका लेट गए और मन ही मन सोचने लगे। यहाँ नदी किनारे धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। कल अपने गांव होकर आता हूँ, अगर वहाँ दुकान लगाने की जगह मिल जाए तो ज्यादा ग्राहक मिलने लगेंगे। यही सब सोचते सोचते काका सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर वो गांव पहुंच गए और कुछ लोगों से मिले। अरे मोहन बेटा, गजोधर भाई, यहाँ पर मुझे अपनी पकौड़े की दुकान लगानी है, कहीं जगह मिल जाएगी क्या? नहीं नन्हे काका। बेटा तुम लोग तो मुझे जानते हो, मेरा बचपन जवानी सब यहीं बीता है। देखो काका, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा। तुम्हारे बेटे बहू सारा खेत और घर बेचकर इस गाँव से चले गए। काका बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आने लगे। तभी उन्होंने गांव के चौराहे पर एक 10 साल के भिखारी बच्चे को देखा जो बड़े ही ध्यान से किसी होटल पर जलेबी और समोसे देख रहा था। अंकल, मुझे भी जलेबी और समोसे दे दो ना। अरे यार, ये सुबह सुबह भिखारी न जाने कहाँ से आ जाते हैं। तेरे पास पैसे हैं जलेबी और समोसे लेने के लिए? पैसे वो क्या होते हैं? तभी एक ग्राहक आया। उसने कुछ सिक्के देते हुए कहा, अरे भाई साहब, 200 ग्राम जलेबी देना जरा। इसे कहते हैं पैसे। चल भाग, जब पैसे हो तभी आना, आ जाते हैं मुफ्त का खाने। गोलू भूख के मारे अपना पेट पकड़कर वापस आने लगा। अब बेचारा कितना भूखा है। काका वापस नदी के किनारे अपनी पकौड़े की दुकान लगाकर बैठ गए। तभी उन्होंने नदी के किनारे उसी गोलू को देखा। तभी काका उसके पास पकौड़ी लेकर गए। बेटा खेलना बाद में, पहले ये पकौड़े खा ले। मैं नहीं खा सकता काका, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। नहीं काका, आज एक जलेबी वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं बिना पैसे के अब कुछ नहीं खाऊंगा। इतना बोलकर गोलू ने ढेर सारी मिट्टी उठाई और वहाँ से चला गया। लगता है इस बच्चे पर उस दुकान वाले की बातों का गहरा असर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गोलू अपने बाकी अनाथ दोस्तों के पास पहुँच गया। गोलू, ये मिट्टी लेकर क्यों आया है तू? तू तो हम सबके लिए खाना लेने गया था ना। लगता है भैया को खाना नहीं मिला, इसलिए मिट्टी ले आए। कोई बात नहीं भैया, हम मिट्टी खा लेंगे। अरे नहीं, आज मुझे पता चला कि गोल गोल सिक्के जैसी कोई चीज देकर कुछ भी खरीदा जा सकता है। उनके पास लोहे के सिक्के थे, पर हम मिट्टी के सिक्के बना लेंगे। क्या बात है भाई, अब तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। चलो ढेर सारे सिक्के बनाकर धूप में सुखा लेते हैं। तो इस तरह उन बच्चों ने ढेर सारे मिट्टी के सिक्के बना लिए। उसके बाद गोलू उन सभी बच्चों को लेकर नन्हे काका के पास गया। काका ये लो पैसे और हम सबको पकौड़े खिला दो, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेंगे अब। पहले तो काका मिट्टी के सिक्के देखकर हैरान हुए, फिर उन बच्चों की मासूमियत देखकर उन्हें रोना आ गया। खैर उन्होंने सारे सिक्के लिए और अपनी पोटली में संभाल कर रख लिए। उसके बाद सबको ढेर सारे पकौड़े दे दिए। पकौड़े पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। सारे बच्चे उन पकौड़ों पर टूट पड़े क्योंकि वो सब कई दिनों के भूखे थे। पहले मैं भगवान से नाराज था, पर इन बच्चों को देखकर मेरा सारा दुख, सारी शिकायतें गायब हो गईं। खैर सारे बच्चे पकौड़े खाकर वहाँ से चले गए। अब वो लोग हर रोज मिट्टी के सिक्के बनाकर लाते थे और काका उन सब बच्चों को पकौड़े खिलाया करते थे। फिर एक रोज, भाइयों हम सबके कपड़े फटे हैं, हमारे पास चप्पल भी नहीं है। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं, चलो कपड़े और जूते लेकर आते हैं। तो उन बच्चों ने इस बार ढेर सारे वही मिट्टी के सिक्के लिए और किसी कपड़े की दुकान पर पहुँच गए। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक पहले से ही कपड़े खरीद रहे थे। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? जाओ, अभी कुछ नहीं मिलेगा। दुकान खुली नहीं कि भीख मांगने आ गए? चलो। अंकल हम लोग भीख मांगने नहीं आए, हम तो अपने लिए कपड़े और जूते लेने आए। अच्छा, तो कपड़े और जूते फ्री में नहीं मिलते? पैसे हैं तुम लोगों के पास? हैं? हाँ हमारे पास बहुत पैसे हैं। इतने में गोलू और बाकी बच्चों ने सारे मिट्टी के सिक्के निकाल कर उसकी टेबल पर रख दिए। देख रहे हो आप लोग? चलो भागो यहाँ से। सुबह सुबह मैं ही मिला था मजाक करने के लिए। इन मिट्टी के सिक्कों से कुछ नहीं मिलता, चलो। कैसी बातें कर रहे हो अंकल? इन्हीं पैसों से तो हम रोज ढेर सारे पकौड़े खाते हैं। जाते हो या डंडा उठाने चले हैं? सारे बच्चे डर कर वहाँ से भागे और सीधा नन्हे काका के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता दी। काका मैं कैसे भी रह लूंगा, पर मेरे भाइयों के पास तो कपड़े और जूते होने चाहिए, पर उसने हमें भगा दिया। बच्चों तुम्हारे ये पैसे अनमोल हैं, तुम लोग ये सारे सिक्के मुझे दे दो, कल मैं तुम लोगों के लिए जूते और चप्पल ले आऊंगा।
बच्चे सारे मिट्टी के सिक्के देकर वहाँ से चले गए। काका ने फिर से वो सिक्के अपनी पोटली में बांध कर रख दिए। इन बच्चों के चेहरे से मासूमियत और मुस्कुराहट मैं छीनने नहीं दूंगा। अगले दिन काका अपने पैसों से उन बच्चों के लिए कपड़े और जूते लेकर आए। नए कपड़े और जूते पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। ये हमें नए कपड़े मिल गए, हम भी अब नए जूते और कपड़े पहनेंगे। ये काका, उस आदमी ने आपसे पैसे ले लिए? हाँ बेटा, वो लोग बच्चों को सामान नहीं बेचते। आज के बाद कोई भी सामान मंगाना हो तो पैसे मुझे दे देना, मैं ला दिया करूँगा। काका, आप तो बहुत अच्छे हो। फिर एक रोज सारे बच्चे किसी स्कूल के पास पहुंच गए। अंदर मास्टर जी पढ़ा रहे थे। इधर गोलू और बाकी बच्चे खिड़की से झांक रहे थे। तभी मास्टर ने उन्हें देख लिया। वो सबको घसीटकर क्लासरूम में ले आए। खिड़की से क्यों झांक रहे थे? ये सब बच्चे फीस देते हैं, तब इन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। पैसा लगता है पैसा। मास्टर जी, पैसे तो हमारे पास है, ये लीजिए, अब हमारा भी नाम लिख लीजिए। मिट्टी के सिक्के देखकर मास्टर जी हंसने लगे। मेरे साथ यहाँ मजाक करने आए हो? चलो भागो यहाँ से। धक्के मारकर मास्टर ने उन सबको भगा दिया। एक बार फिर से वो सब नन्हे काका के पास आए और सारी बात बताई। काका, हम भी पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास तो पैसे भी है। काका, आप ये सारे पैसे रख लो, कल हम सबका नाम लिखवा देना स्कूल में। इतना बोलकर बच्चे वहाँ से चले गए। इधर काका परेशान हो गए। रात में वो उसी नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब भगवान, इन बच्चों की मासूमियत देखकर इन्हें कैसे बताऊं कि वो मिट्टी के सिक्के किसी काम के नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि इन सबको पढ़ा सकूं। अब तू ही कोई रास्ता दिखा प्रभु। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अपनी वही पोटली खोली तो उसमें अभी तक जितने भी मिट्टी के सिक्के थे वो अब सोने के बन चुके थे। काका ये देखकर दंग रह गए। काका जब सुनार की दुकान पर एक सिक्का बेचने गए तो सिर्फ एक सिक्का 2 लाख का बिका। काका ने उसी दिन बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब हम एक साथ एक अच्छे से घर में रहेंगे। तुम सब पढ़ोगे और बहुत बड़ा नाम करोगे। इसी खुशी में मैं आज शाम को पकौड़ों की दावत दे रहा हूँ सबको। और भी बच्चे हों तो उन सबको भी बुला लेना। तब तक मैं भी कुछ खास मेहमानों को दावत दे के आता हूँ। तो इस तरह शाम को नदी किनारे पकौड़े की दावत में वही मास्टर जी आए जिन्होंने उन बच्चों का मजाक उड़ाया था। वो कपड़े वाला दुकानदार और होटल वाला भी आया जिसने गोलू को दुत्कार कर भगाया था। दावत से पहले काका ने उन सबको अपने उन गरीब अनाथ बच्चों के साथ अभी तक घटी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए किसी भी भिखारी बच्चे को देखो तो उन्हें बेइज्जत मत करो। उन्हें पैसे, कपड़े या खाना ना दे सको तो प्यार से मना कर दो। उनके अंदर भी मासूमियत होती है, बचपना होता है। सोचिए आपके बच्चों के साथ भी बाहर वाले वैसा ही बर्ताव करें जैसे आप लोगों ने इन अनाथ बच्चों के साथ किया था तो कैसा लगेगा आप लोगों को? काका, हमें माफ कर दो, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। काका, हमें लगा ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। इनकी मासूमियत से भरी खुददारी को मैं समझ नहीं पाया। काका, उसके बाद काका ने सबको पकौड़े खिलाए। अगले दिन से ही सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा अच्छा खाने लगे। काका का अकेलापन भी दूर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उन पैसों से काका ने उसी नदी के किनारे एक आश्रम बनाया जिसमें वो उन्हीं बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सूरजपुर नाम के गांव में भारत सिंह और उसका परिवार रहता था। भारत सिंह की गांव में किराने की दुकान थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी सुरभि और छोटी बेटी अंशिका थी। सुरभि जितनी गुणी और समझदार थी, छोटी बेटी उतनी ही दिखने में सुंदर लेकिन स्वभाव से घमंडी थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था जिस कारण आंशिक की अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक रोज बड़ी बहन सुरभि के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आता है। बड़े भले लोग हैं सुमित्रा, लड़का भी शरीफ है, कोई बुरी लत नहीं है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं तो कहता हूँ अपनी सुरभि के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ दिन बाद सुरभि की शादी राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। राजीव का नदी के किनारे एक कच्चा सा घर था। ऐसे ही कुछ समय बीता। अंशिका दिखने में सुंदर थी इसलिए उसके लिए एक बड़े घर से अभिनव का रिश्ता आता है। अभिनव का एक बड़ा सा आलीशान 2 मंजिला घर उसी नदी के किनारे दूसरे किनारे पर बना हुआ था जहाँ हर सुख सुविधा की चीज थी। लड़के वाले बड़े अमीर घर से हैं। वो तो अपनी अंशिका दिखने में सुंदर है इसलिए इसकी किस्मत जाग गई। अभिनव का खुद का लकड़ी का व्यापार था जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। कुछ दिनों में उनकी शादी हो जाती है और छोटी बहन अब उसे बड़े से आलीशान घर में ब्याह कर आ जाती है। शादी के अगले दिन वो अपनी बालकनी में खड़े होकर कॉफी का मग हाथ में लिए नदी का नजारा देखती है। अरे वाह,
क्या व्यू है इस नदी का। लेकिन ये क्या, इस नदी की दूसरी ओर ये गरीबों की बस्तियां कितनी गंदी लग रही हैं। इस गंदगी ने तो पूरे व्यू का नाश मार दिया है। वैसे भूलो मत, तुम्हारी बड़ी बहन का घर भी वहीं है। कैसी बड़ी बहन है, मैं गरीबों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। अंशिका में पहले ही घमंड भरा हुआ था, लेकिन अमीर घर में शादी होने के बाद तो उसमें और भी ज्यादा घमंड आ जाता है। फिर एक रोज, अभिनव मुझे शॉपिंग के लिए शहर जाना है, तुम ऐसा करो अपनी स्टीमर बोट में मुझे नदी के उस ओर ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी स्टीमर बोट निकालता हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। अब वो जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब राजीव अपनी लकड़ी की बनी बोट से चप्पू चलाकर काम पर जा रहा होता है। दरअसल उन सभी को वो नदी पार करके ही दूसरी ओर जाना होता था, तभी वो कहीं और जा पाते थे। अपनी स्टीमर बोट में बैठी अंशिका अभिनव से कहती है, अभिनव यहाँ देखो, मुझे सेल्फी लेनी है तुम्हारे साथ। वो क्या है ना, मुझे सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि नदी किनारे हमारा कितना आलीशान घर है और हमारे पास ये स्टीम बोट भी है। तभी अंशिका की नजर राजीव पर जाती है, जो अपनी नाव लेकर जा रहा था। अरे जरा संभल कर राजीव जीजा जी, कहीं ऐसा ना हो ये चप्पू चलाते चलाते आपके हाथ ही घिस जाए। दूसरी तरफ नदी किनारे कपड़े धो रही सुरभि ये सब देख सुन रही थी। उसे बुरा लगता है कि कैसे उसकी छोटी बहन उसके पति की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद अंशिका प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात सुरभि को पता चलती है तो वो नदी के इस पार बोट में बैठकर उसको मुबारकबाद देने उसके घर आती है। बधाई हो बहन, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी बधाइयों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, अपनी ये गंदी चप्पलें और बदबूदार कपड़े लेकर मेरे घर मत आया करो। अब मुझे फिर से पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। अब जाओ यहाँ से। अंशिका उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। इतना घमंड भी अच्छा नहीं अंशिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। ये कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। अंशिका के मन में अब सुरभि के लिए और भी गुस्सा पनप जाता है। फिर अगले दिन, धन्नो इधर आ, चल आजा आजा, मैं तुझे नहला देती हूँ, तुझे गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ हाँ सुरभि बहन, आज तो हम भी अपनी भैंसवा को बड़ी देर तक नहलाएंगे, इतनी गर्मी जो है। अपनी बालकनी में खड़ी अंशिका अपने पति से कहती है, छी, इन गरीबों को देखो, इस नदी का क्या हाल कर डाला अभिनव। इसी में ही अपनी गाय भैंसे नहलाते हैं, और वो देखो, वो उस गरीब इंसान ने कैसे गंदा कूड़ा नदी में फेंक दिया। इन गरीबों ने इस नदी का सारा व्यू ही खराब कर डाला है, और इसीलिए अब नदी से बदबू भी आने लगी है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं कल ही सरकारी कर्मचारियों से कहकर ये झोपड़ियां और ये गंदगी यहाँ से हटवा देता हूँ। अगले दिन अभिनव कुछ सरकारी कर्मचारियों को बुलवाता है। देखिए यही लोग कितनी गंदगी फैला कर रखते हैं, आप इनके घर को हटा दीजिए, कम से कम फिर गंदगी तो नहीं होगी। वो सुरभि और कुछ गरीब लोगों के घर तोड़ कर चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे जी? तुम चिंता मत करो सुरभि, आज रात हम यही इस नाव पर रहेंगे और सुबह होते ही अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। ये कहकर राजीव सुरभि के साथ उस बोट में सारी रात बैठा रहा। अमीर बहन अपने घर से ये सब देखकर खुश होती रही। अगले दिन सुबह ही उन दोनों ने मिलकर एक झोपड़ी उस जगह बना ली और अब जैसे तैसे उसमें रहने लगे। अब पता चला कौन पछता रहा है। अंशिका अपनी बहन को सबक सिखाकर बड़ी खुश थी। ऐसे ही समय बीता और अब अंशिका को 9वां महीना लग गया। अंशिका, वो एक बार इम्पोर्टेंट क्लाइंट है तो हमें उनकी बेटी की शादी में जाना होगा। तुम तो जानते हो ना अभिनव, अभी मैं इस हालत में नहीं जा सकती, तुम माँ जी के साथ चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर अभिनव अपनी माँ के साथ अपनी स्टीम बोट लेकर निकल जाता है। अंशिका घर में ही रहती है। शाम को वो कमरे की बालकनी में खड़ी होकर नदी के उस पार अपनी बहन की झोपड़ी को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बालकनी में गिर जाती है। सुरभि उसे गिरते हुए देख लेती है। दीदी, सुरभि दीदी, राजीव जी, लगता है उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। उसके घर पर भी कोई नहीं है, हमें जल्दी से उसे नाव से अस्पताल लेकर जाना होगा। सुरभि और राजीव जल्दी से बोट लेकर उस ओर जाते हैं और अंशिका को नाव में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। मैं इसकी बहन हूँ, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। सुरभि उसे अपना खून दे देती है, जिससे अंशिका का ऑपरेशन हो जाता है और दोनों जच्चा बच्चा सही सलामत होते हैं। ये सब देखकर वो सब बड़े खुश होते हैं। 3 दिन बाद अंशिका बच्चे को लेकर घर आ जाती है। अब अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही अब अभिनव और अंशिका उन्हें एक बड़ा पक्का घर बनवाकर तोहफे के रूप में देते हैं, जिसमें सुरभि अपने परिवार